फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आज के हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश की विदेशी मामलों की मंत्री ने हरियाणा के पिंजौर में यादवेंद्र गार्डन में मैंगो मेले के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है। आप सभी को पता होगा कि जो मैंगो मेला है उसका आयोजन हर वर्ष कहाँ किया जाता है? पिंजौर में, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हरियाणा का 29वां मैंगो मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो मैंगो मेला है कब से कब तक आयोजित होगा? 3 दिन का ये मेला होता है और ये 8, 9 और 10 जुलाई तक मतलब इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ की जो विदेश मंत्री है उसने हिस्सा लिया है? तो इजराइल की जो विदेश मंत्री है वो कहाँ पर आई है? हमारे यहाँ हरियाणा के यादवेंद्र गार्डन के मैंगो मेले में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? रोनी, इनका नाम जो है वो रोनी है। और यहाँ पर कितनी वैरायटी के जो मैंगो हैं, लगभग 400 वैरायटी के जो मैंगो हैं वो यहाँ पर इन्हें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये मेला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। ठीक है, तो 29वां मैंगो मेला अब यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे कम उम्र के सीएमएस कौन बने हैं? सीएमएस का अर्थ होता है कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स। क्या नाम है इसका? मतलब है कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रेम और ये कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। ये कौन सी चैंपियनशिप में ये सीएमएस बने हैं? कैटल बेल विश्व चैंपियनशिप में ये जो सीएमएस हैं वो बने हैं, यानी कि कैंडिडेट मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स बने हैं। इन्होंने जो ये उपलब्धि है ये केवल 25 वर्ष की उम्र में ही हासिल की है। ये 29वीं IGSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल इनके द्वारा हासिल किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी महिला IBSA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये हरियाणा की हैं और क्या बनी है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में क्या जीता है? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इनका नाम क्या है? मुकेश रानी जो है इनका नाम है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कजाकिस्तान की जो कैपिटल अब क्या है? नूर सुल्तान है, वहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक अन्वेषण नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में क्या किया गया है? हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं, इन्हें क्या बनाया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक अन्वेषण नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? मनोज यादव। मनोज यादव का नाम सुनकर आपको कुछ याद आया होगा। ये क्या थे? पहले हमारे हरियाणा के DGP थे। क्या थे? यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, DGP थे। अब हमारे हरियाणा के DGP कौन है? PK अग्रवाल है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन जो है, हरियाणा के किस जिले में, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट का टॉपिक है इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लक्खी शाह वजीरा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? ये हमारे राज्य स्तर का जो आयोजन है वो हो रहा है हाल में ही, मतलब थोड़े समय पहले ही। किसको किया गया था? गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया था, वो भी राज्य स्तर पर ही आयोजित किया गया था। हरियाणा सरकार के द्वारा उसका आयोजन कराया गया था। और उसी प्रकार हमारे मतलब हरियाणा के एक जिले में, कौन से जिले में, बाबा माखन शाह लखाना और बाबा लक्खी शाह वजीरा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार इसका आयोजन करा रही है। तो इसका जो आयोजन है वो कुरुक्षेत्र में कराया जाएगा। महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक, यानी कि इनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंच सके, इसकी कड़ी में अब प्रदेश सरकार बाबा मखाना शाह और बाबा लक्खी शाह की जयंती पर 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ठीक है, कब होगा इसका आयोजन? 10 जुलाई को होगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर पर कब से कब तक तिरंगा फहराया जाएगा? इसके तहत क्या होगा? मतलब हर घर में क्या फहराया जाएगा? तिरंगा फहराया जाएगा। ये किसको ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है? 75वें प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। और हर घर पर क्या फहराया जाएगा? तिरंगा फहराया जाएगा। 11 से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। ठीक है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है? अभी हाल ही में मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो पराली जलती है उससे क्या किया जाएगा?
चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा और उससे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक जो ये स्कूटी वगैरह होती हैं, छोटे वाहन हैं, उनको उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, फरीदाबाद में। कहाँ बन रहा है ये, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपके फरीदाबाद में। MREI के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भल्ला ने CEO संस्थापक इलेक्ट्रिक वन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अमित दास के साथ में क्या किया है, इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, फरीदाबाद में क्या बनाया जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनेगा। तो जो हमारे जहाँ भी क्या होता है, मतलब जिस प्रकार खेलों का आयोजन किया जाता है तो हर देश का प्रतिनिधि क्या करता है, अपना झंडा फहराता है। तो उसी प्रकार हमारे इंडिया के जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन बनेंगे, नीरज चोपड़ा बनेंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था, खडरा गाँव पानीपत में हुआ था। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इन्हें भीम अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित भी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, और हाल ही में फिनलैंड में कुअरतानो में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, और हाल ही में फिनलैंड के पावोनुर्मी गेम्स में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ इन्होंने खुद का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो लिंगानुपात है, लड़कियों का जो लिंगानुपात है वो लड़कों के लिंगानुपात से ज़्यादा है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर ये कौन सा गांव है जिसे बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, तो करनाल का उपलाना गाँव है। क्या नाम है इसका, उपलाना, उकलाना नहीं है, उकलाना हिसार का, ये इसका नाम क्या है, उपलाना है। और उपलाना गांव कहाँ का है, ये करनाल का है। तो गांव का लिंगानुपात 1000 लड़कों की तुलना में कितना हो गया है, मतलब इस गांव में क्या है, लिंगानुपात 1000 लड़कों की तुलना में यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो 1353 है। ठीक है, मतलब लड़कियों का लिंगानुपात यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी पराली प्रबंधन के लिए नेपाल देश का सहयोग करेगी। तो HAU यूनिवर्सिटी क्या करेगी, पराली का जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए नेपाल देश के साथ में हमारी HAU जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट करेगी, सहयोग करेगी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो पराली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि उसको जलाकर क्या, उसको जलाया नहीं जाएगा, उससे क्या बनाई जाएगी, बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी, बनाई जाएगी, उसका प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको चाहें तो अपनी नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में NCR बोर्ड को, मतलब हाल ही में हमारी जो हरियाणा सरकार है उसने क्या किया था, जो NCR बोर्ड है उसको नोटिस दिया था कि हमारे हरियाणा के 1/3 जिलों को क्या कर दिया जाए, NCR से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे हरियाणा के जो 14 ज़िले हैं 22 में से 14 ज़िले किस में आते थे, NCR में आते थे। तो हरियाणा सरकार ने ऐसा कहा कि NCR में आने के कारण जो हरियाणा के ज़िले हैं, मतलब हरियाणा का जो डेवलपमेंट है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, हरियाणा को फ़ायदा होने की बजाय क्या हो रहा है, इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो हरियाणा सरकार ने NCR को नोटिस भेजा था और जो NCR है उन्होंने हरियाणा सरकार के इस नोटिस को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हरियाणा के 14 में से 5 जिले जो हैं वो NCR से अब बाहर कर दिए गए हैं। पूर्णतः 5 जिले क्या किए गए, NCR से बाहर कर दिए गए हैं, और 2 ऐसे जिले हैं जिनकी कुछ तहसीलों को भी बाहर कर दिया गया है NCR से। ठीक है, तो अब टोटल 7 जिले पूर्णतः NCR में शामिल है हमारे हरियाणा के। इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः पूछेगा तो कितने जिले शामिल हैं, हमारे 7 जिले शामिल हैं, और अगर वैसे पूछता है तो आपके 9 जिले NCR में शामिल हैं। अब इसमें जो 2 जिले कौन से मैं आपको भी बता देती हूँ। इसके बाद हम हरियाणा सरकार की इस बात को NCR ने क्या की, मंजूरी दे दी। 1 मिनट, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या था, पहले जो NCR के अंडर एरिया आता था वो कितना था, 25,327 था वर्ग किलोमीटर था। अब कितना आएगा एरिया, 12,280 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो हमारे NCR में आएगा। पहले NCR में 14 जिले शामिल थे, अब 5 जिले इससे बाहर हो गए हैं। उनमें से कौन से जिले हैं जो NCR से पूर्णतः बाहर कर दिए गए हैं, तो महेंद्रगढ़ है, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जींद।
तो 5 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें क्या किया गया, एनसीआर से बाहर कर दिया गया है। एक क्या है, महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, चरखी दादरी है, करनाल है और जींद है। ठीक है, इसके अलावा रोहतक और पानीपत, रोहतक की भी 3 तहसीलों को इससे बाहर कर दिया गया है और पानीपत की भी कुछ तहसीलों को एनसीआर से बाहर कर दिया गया। तो रोहतक और पानीपत ऐसे हैं जिसकी कुछ तहसीलें एनसीआर से बाहर कर दी गई, मतलब पूर्ण रूप से ये एनसीआर में अब शामिल नहीं है। तो हरियाणा के टोटल 7 ज़िले ऐसे हैं जो पूर्णतः किस में शामिल हैं, एनसीआर में शामिल हैं। आई होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।